Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. So here I am with the video of previous year questions of Combined Geoscientist Examination 2023. In the previous video हमने बात की थी about organic chemistry. Questions of organic chemistry थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. Not only we have seen the questions with answers, but we have also discussed them very wisely. तो इस वीडियो में हम फिर से आज बात करेंगे अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे. एंड आई एम वेरी सॉरी टू द IRC केमिस्ट्री फैमिली बिकॉज ऑफ दिस डिलेड वीडियो, बिकॉज आई वाज बिजी विद सम अदर वर्क. मैं वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस रेगुलरली एंड आई कीप इन माइंड दैट you all are preparing and you just keep on preparing. ठीक है, whatever help you want you please upload on the or you can type in our Telegram channel. I'll try my best to sort out your queries. So now let's start with the next video of previous year questions. In this video we will discuss about physical chemistry questions. क्लियर है? तो फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. ऑर्गेनिक के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था. ठीक है, वहाँ पे हमने प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज़्म के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. एंड आई ट्राइड कि जो भी क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी हो सके, आई ट्राइड टू गिव दैट. और इसी तरीके से आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा. जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आसपास का पूरा एक बार आइडिया आपको ले लेना है. नॉट ओनली कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उससे आपको 3-4 क्वेश्चंस का आइडिया लग जाना चाहिए. अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उसके आसपास के सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि उस तरीके से आपको थॉरोली पढ़ना है पूरे सिलेबस को. क्लियर है? तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ on the gaseous topic, that is consider the following graph from Maxwell-Boltzmann distribution of speeds. हमें 3 Maxwell-Boltzmann distribution के ग्राफ दिए गए हैं और उन ग्राफ के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टेम्परेचर हैं T1, T2, T3 इनका क्या ऑर्डर होगा. ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये टॉपिक हमने कहाँ से पढ़ा होगा. आप KL कपूर में देखो, KL कपूर से अगर आप देखो, पूरी शर्मा पठानिया में देखो. मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर आपने बुक को एक बार उठा के भी देखा होगा या आपने कभी तैयारी की होगी, गैशियस पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली यू नो दिस आंसर. ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. ठीक है, जो हमारा जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये हमारा E माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, U इंटू E माइनस यू स्क्वायर. यू हमारी वेलोसिटी है. ठीक है, यहाँ कॉन्स्टेंट्स आएंगे कुछ, मैं उनको स्किप किया यहाँ पे. तो ये जो ग्राफ है ये इससे हमारा बना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं, जितना ग्राफ अपना फ्लैटन होगा उतना टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा. यानी कि T3 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T1. ठीक है, और इस ग्राफ से आपको क्या आइडिया लगता है कि देखो यहाँ पर ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये है मॉलिक्यूल्स और द गैशियस मॉलिक्यूल्स विद दी हायर स्पीड. ठीक है, तो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हमारा टेम्परेचर के साथ बढ़ गया. यानी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा मॉलिक्यूल्स दोज आर विद द हायर स्पीड, उनकी जो हमारी अमाउंट है वो बढ़ गई. ठीक है, नीचे देखो जो हमारा जो T2 वाला ग्राफ है उसके अंदर ये एरिया कम है, इसके अंदर ये एरिया ज़्यादा है. तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस पर क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो T2, T3, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी. ठीक है, तो एज़ वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा U3 है, ठीक है, वो ये होगा. सिमिलरली U2 हमारा ये और ये हमारा U1. तो यानी कि U3 हमारा क्या आ रहा है? ज़्यादा, फिर U2 आ रहा है, फिर U1 आ रहा है. इसी तरीके से आपसे एवरेज के बारे में भी पूछ सकता है कि T3, T2, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज स्पीड्स का ऑर्डर क्या होगा. या हमारी जितनी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, RMS क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछ सकता है. ठीक है, तो ये देखो एक क्वेश्चन था लेकिन इसने हमें 3-4 क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर दिए हैं. और जैसे अभी आप इसके बाद देखोगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो आई होप इसका आंसर आप सभी को आ गया होगा. T3 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T1. तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ़ द वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स A एंड B
आर दिस वन एंड दिस वन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बॉयल्स टेम्परेचर पूछा है, क्या होता है ए अपॉन आर बी होता है बॉयल्स टेम्परेचर। ए हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है, ठीक है, आर भी हमें दे रखा है। पुट करना है, सीधा बॉयल्स टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। यहाँ मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी इसको कर सकता है क्योंकि इसमें जो अवेलेबल कोफिशिएंट्स थे, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमें दे रखे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, हमें कैसे पढ़ना है इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करने का क्या मतलब है, वो तो सबको आता है। देखो अब इसके आसपास की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। भाई हमारा जो टी आई है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, 2A अपॉन आर बी होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारा टी आई और टी बी का क्या रिलेशन है, टी आई इज इक्वल्स टू 2TB, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में भी देखना है, क्रिटिकल प्रेशर के बारे में भी देखना है, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में भी देखना है, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, आई थिंक क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A अपॉन आई एम नॉट श्योर, इट इज़ 8A अपॉन RT, B² RT, ठीक है। एक बार इसको देख लेना आप, ठीक है। तो आपको यहाँ से पढ़ना कैसे है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ से TC पता होना चाहिए, PC पता होना चाहिए, VC पता होना चाहिए, आपको TB पता होना चाहिए, TI पता होना चाहिए। अब इस एक क्वेश्चन से आपने 4-5 फॉर्मूलों को रिवाइज किया है, ठीक है, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट 150 केल्विन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस A with molar mass this is equal to the most probable speed of this at 300 Kelvin and a molar mass with this one is this। तो ये क्वेश्चन क्या था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारी 3 तरह की स्पीड हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड RMS। तो UMP हमारी क्या होती है, दैट इज़ 2RT/m। U एवरेज क्या होता है, 8RT/m। एंड URMS क्या होता है, दैट इज़ 3RT/m। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 3 फॉर्मूले यहाँ से आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, RMS पता होना चाहिए, और हमें क्या पता होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पता होनी चाहिए। इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखियो करके देखते हैं, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। क्या बोला इन्होंने, एट 150 केल्विन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस A विद मोलर मास इतना। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूँगा, रूट मीन स्क्वायर 3R, टेम्परेचर क्या है 150 डिवाइडेड बाय हमारा मोलर मास कितना दिया है 30 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। तो RMS किसके बराबर है हमारा, इज़ इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस B एट 300 केल्विन। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है 2RT, 2RT इज़ 300 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है मोलर मास, और मोलर मास क्या दिया गैस B का, वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो R से R कट गया और यहाँ से हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर नहीं बचा है, सिर्फ हमारे पास ये M निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो काफ़ी आसान यहाँ पे हमारा आंसर है, आप निकालोगे। इसका कुछ जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में लिख के देना, ठीक है। जो भी मोलर मास यहाँ पे आएगा वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन हमारा है कि रिलेशन क्या है तीनों स्पीड के अंदर, ठीक है। तो हमारी URMS सबसे ज़्यादा होती है, फिर हमारी एवरेज होती है, और फिर हमारी होती है मोस्ट प्रोबेबल। तो ये रिलेशन भी हो सकता है अगली बार पूछ ले, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये पूछ ले। दिस इज़ क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, Z इज़ ग्रेटर देन यूनिटी एट ऑल प्रेशर्स फॉर H2। बिल्कुल सही बात है। जो कंप्रेसिबिलिटी का कर्व होता है, Z का जो कर्व अगर आप देखें प्रेशर के साथ, तो कभी भी हमारा H2 और हीलियम के लिए कभी भी वो लेस देन 1 नहीं आता है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, फॉर N2 गैस Z इज़ लेस देन यूनिटी इन द लोअर प्रेशर रेंजेस एंड इज़ ग्रेटर देन यूनिटी एट हायर प्रेशर रेंजेस। बिल्कुल सही बात है। लोअर प्रेशर रेंजेस पे इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए ग्राफ ऐसे होता है, बाकी जो हमारी गैसेज उनके लिए कैसे होता है, इस तरीके से होता है। यानी कि जो हमारे लोअर प्रेशर्स हैं, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा Z है। तो जो लोअर प्रेशर रीजन्स है, लोअर प्रेशर रीजन्स है, उसमें लेस देन 1 जाता है और ये 1 होता है, रिमेंबर दैट। तो लेस देन 1 और बाकी सब के लिए मोर देन 1, ठीक है। तो देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है, नीचे हमें 4 स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से सही बतानी है हमें।
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑफ कोर्स दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ये गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अच्छा, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यानी कि z इज़ ग्रेटर देन यूनिटी एट ऑल प्रेशर्स ऑफ H2, बिल्कुल सही बात है। फॉर N2 z इज़ लेस देन यूनिटी इन लोअर प्रेशर रेंज एंड इज़ ग्रेटर देन यूनिटी एट हायर प्रेशर रेंज। तो ये हमें स्टेटमेंट सही लग रही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बोला 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स, गलत। 1 इज़ फॉल्स, 2 इज़ ट्रू, गलत बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस X एंड Y डिफ्यूज्ड थ्रू अ पोरस पॉट इन 20 seconds and 10 seconds respectively. The molar mass of X is this one and the molar mass of Y. देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने गैशियस में डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। कैसे, देखो अभी सॉल्व करते हैं इसको। हमारी जो रेट है वो किसके इन्वर्स होती है? मोलर मास के, ठीक है, अंडर रूट ऑफ मोलर मास के, ठीक। और हमारा जो रेट है वो किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ गैस पास्ट, अमाउंट ऑफ गैस पास्ट थ्रू होल, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, यानी कि अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, ठीक है। अब अमाउंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है? वॉल्यूम। और यहाँ पे हमारी क्या बात हुई है? इक्वल वॉल्यूम हमने बोला है, ठीक है। अमाउंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि मैं रेट को क्या बोल सकता हूँ? V/T, यस और नो? तो यहाँ से देखो दो फॉर्मूले निकल के आए। ये क्या हो गया? R इज, एक सेकंड पेन कहाँ चला गया, R इज V/T। अब देख लो, इक्वल वॉल्यूम्स है यानी वॉल्यूम बराबर हैं, ठीक है। थ्रू पोरस पॉट टाइम दे रखा है 20 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। मोलर मास ऑफ X इज इतना, मोलर मास इज Y इतना। R1/R2 करके निकाल देंगे। तो कैसे, देखो ज़रा, R1/R2 यानी कि फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय सेकंड गैस का रेट वॉल्यूम की टर्म में क्या होगा? वॉल्यूम सेम है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? 20 सेकेंड फर्स्ट गैस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10 सेकेंड सेकंड गैस, ठीक है। अब देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास था, इसलिए कांस्टेंट अब कट जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा? M बाय पहली गैस 200, ठीक है, दूसरी गैस, फर्स्ट गैस का हमारा कितना दे रखा है वॉल्यूम, y का बताना है, ठीक है। M/200 आ गया, क्योंकि M2/M1 हो जाएगा। अब ये M हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से V कैंसिल हो गया, 1/2 200, तो हमारा कितना आ जाएगा? अराउंड 100 ग्राम पर मोल के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन अ यूनिट टाइम। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, अब टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन पूछ रखा है भाई। अगर आपको Z का फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? आपको Z11 निकालना आना चाहिए, आपको Z12 निकालना आना चाहिए। अगर आप दोनों देखोगे तो आपका जो Z का रिलेशन आएगा दैट विल बी P/T, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। यानी 1 और 2 हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया? थर्मोडायनेमिक्स। तो गैशियस के जो क्वेश्चंस थे, थर्मोडायनेमिक्स पे आने से पहले मैं बात करूँगा गैशियस के जो क्वेश्चन अभी हमने देखे, उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था अगर आपने जो आप ना कर पाओ। यानी अगर जिस कैंडिडेट ने, जिस एस्पिरेंट ने एक बार गैशियस को किसी बुक से एक बार थॉरली रीड किया है, ठीक है, या जो प्रॉपर नोट्स हैं वो एक बार पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई आंसर आप अलग प्रेडिक्ट करें, यूपीएससी का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, दैट डज़ नॉट मैटर, ठीक है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो पूरा एक बार देख लेना है। अब देखो, क्वेश्चन पेपर आपने जैसे देखा, अब अगर आप गैसेस पढ़ने बैठोगे ना, तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बात की हैं वहाँ पे आपके कान खड़े हो जाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेट करके कैसे पढ़नी है,
ठीक है। दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर गोइंग टू कम इन एग्ज़ाम। हाँ, इसके रिलेटेड ज़रूर आएंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट तो नहीं होता है यूपीएससी में, बट हाँ इसी के आसपास के आएंगे क्वेश्चंस। अब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का क्वेश्चन आएगा, बट हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बारे में। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज मैक्सिमम वर्क डन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल है उसमें वर्क डन हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एडियाबैटिक वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। बिल्कुल गलत बात। जो हमारा ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो इस तरीके से होता है, पहले आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक, ठीक है। एडिया नीचे आता है, आइसोथर्मल ऊपर आता है, यानी कि जो ग्राफ जो एरिया है अंडर वो किसके अंदर ज़्यादा होगा, आइसो में ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल वर्क ऑफ एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस इज लेस देन द वैन डर वाल गैस। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आइडियल का कैसे लेस देन हो जाएगा, वैन डर वाल का लेस देन 1 हमारा कम होगा कंपेयर टू आइडियल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं जो कि हमारी आइसोथर्मल के जो आइडियल के अंदर नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमारा ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट देखो, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस कूलिंग प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कूलिंग होती है हमारी, जैसे कि आपने कुछ एक एग्जांपल्स भी देखे होंगे जो हमारी एडियाबैटिक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेसेस हैं, तो ये टेम्परेचर हमारा कम होता है। जब भी आप टेम्परेचर का क्वेश्चन करते हो एडियाबैटिक में तो रिमेंबर दैट कि जो हमारा जब भी एक्सपेंशन हो रहा होता है तो हमारा जो T1 है और जो T2 है वो हमें पहले से पता होता है कि T2 कम आएगा एक्सपेंशन में, ठीक है। और एक चेक करने का तरीका भी है, उसको आप बहुत सारी तरीक़ों से कंसेप्चुअली समझ सकते हो, ठीक है। बट मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार वर्क डन पूरा पढ़ोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बिकॉज इन द एक्सपेंशन हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हाँ तो यहाँ से क्या पूछना था हमें, 4th स्टेटमेंट सही लग रही है, 1 स्टेज सही लग रही है, तो 1 and 4 हमारा करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बीइंग कंप्रेस्ड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 बार टू 100 बार। 1 बार टू 100 बार यानी कि P2 हमारा क्या है, 100 बार है, P1 हमारा क्या है, 1 बार है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 मोल है। पूछ क्या रहा है, आप देखो, डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली रिवर्सिबली गैस को हमने कंप्रेस किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बी इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 बार टू 100 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो देखो, वर्क डन सबसे आसान चीज़ क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप सभी को पता होगा, W इज इक्वल्स टू -nRT ln V2 बाई V1 होता है, लेकिन प्रेशर में P1 बाई P2, बिकॉज P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें N पता है, T पता है, P1 पता है, P2 पता है, तो फटाफट इसके अंदर पुट करेंगे और हमें ईजिली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। हमें यहाँ पे ln 10 की वैल्यू भी दे रखी है, हमें R की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आप आसानी से आराम से बैठ के कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। जहाँ पे लॉग आ रहा है वहाँ लॉग दे रखा है, जहाँ पे कोई टफ कैलकुलेशन आ रखी है वो आपको गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा हमारा, वर्क डन हमने निकाल लिया। नेक्स्ट, डेल्टा यू हमें पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। तो डेल्टा यू हमारा 0 हो गया, ठीक है। डब्ल्यू हमें पता लग गया, डेल्टा यू हमें पता लग गया, डब्ल्यू हमें पता लग गया, डेल्टा यू 0 है। डेल्टा एच क्या होगा, वी नो दैट एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक है। और पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी पी वी कॉन्स्टेंट होता है। तो पी वी अगर कॉन्स्टेंट है तो ये क्या होगी, टर्म 0, यानी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि दोनों हमारे 0 हो गए और एक हमारा वर्क डन हो गया। तो पूछा गया डेल्टा यू डेल्टा एच, पहला 0 दूसरा 0 और तीसरा हमारा वर्क डन कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि हमारा इन दोनों में से हम इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे ऑप्शंस क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट देखो, कंसिडर यू एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, वो हमें बताना है, ठीक है। यू हमारा किसका है, यू इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो कैसे लिखेंगे इसको, डी यू इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी
प्लस डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। ठीक है, अब पूछा क्या है, डी यू बाई डी पी, डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड दिस विल बी ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्या है, डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दिस। अब देखो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस में इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1। जिसने भी थर्मोडायनेमिक्स एक बार पढ़ी है, ठीक है, वर्क डन वगैरह के बारे में, या क्या नॉर्मल हमारे एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट फंक्शंस एंड साइक्लिक प्रोसेसेस, तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सॉल्व करो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर हमारा -1। अगर आपके लिए वैन डर वाल के बारे में पूछ रहा है तब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप सभी को याद ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे आइडियल के बारे में पूछा है तो ये आपको इस तरीके से करना है। हाँ, अब आपका होमवर्क ये है कि यही तीनों का जो प्रोडक्ट है ये आप वैन डर वाल के लिए निकालो। ठीक है, वैन डर वाल के लिए निकालो। एंड मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को निकालना है। इसके अंदर जो हमारा जो डी वी वाली जो डिफरेंशिएशन है दैट वुड नॉट बी सो ईजी। तो आप लोगों को एक बार इसको घर पे बैठ के शांति से तसल्ली से वैन डर वाल के लिए निकालना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको डिस्कस करना है, बिकॉज इफ़ नॉट इन दिस एग्ज़ाम इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें। एंड इफ़ नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन साइक्लिक प्रोसेस, तो हो सकता है आपसे कुछ इनमें से एक डिफरेंशिएशन पूछ ले। ठीक है, ये वाला डिफरेंशिएशन पूछ ले आपको वैन डर वाल का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आई वांट कि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहें। कम ऑन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा, इन द रिफाइनिंग ऑफ सल्फाइड ओर द ओर इज रोस्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड SO2 दिस एंड रोस्टिंग ऑफ दिस हमारा स्फेलराइट ZnS। तो हमारा जो ZnS है उसकी रोस्टिंग की है ऑक्सीजन में, क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2। क्लियर है, ये हमारा बना है। अब पूछ हमसे क्या रहा है, हमारे डेल्टा या RH निकालना है हमें, और हमें दे क्या क्या रखा है, फॉर्मेशन दे रखा है हमें ZnS का, फॉर्मेशन हमें दे रखा है ZnO का, फॉर्मेशन हमें दे रखा है SO2 का। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, ठीक है, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ZnO माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ZnS। ठीक है, O2 मैंने लिया नहीं, क्योंकि जो प्योर स्टेट में होता है गैसियस स्टेट में, इसकी हमारी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जो भी हमारा प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है, तो हमारा डेल्टा RH ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस व्हेन इट इज अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर 200 बार टू द फाइनल प्रेशर ऑफ 1 बार अंडर द आइसोएंथैल्पिक कंडीशन ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ टॉकिंग अबाउट आइसोएंथैल्पिक कंडीशंस, और हमें फाइनल टेम्परेचर बताना है। ठीक है, जब हमारी एक्सपेंशन होगी फ्रॉम इनिशियल प्रेशर दे रखा है, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दो एक टेम्परेचर हमें दे रखा है इनिशियल और फाइनल निकालना है। अब हमें पता है कि आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस में एक्सपेंशन में हमारा टेम्परेचर क्या करता है, ड्रॉप करता है। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे, एक चीज़ हमें पता लग गई। दूसरी चीज़ UJT हमें दे रखा, अब UJT से लिंक करके हमें टेम्परेचर प्रेशर को लिंक करना है। तो UJT क्या होता है हमारा, UJT चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर। ठीक है, यानी कि T2 माइनस T1 अपॉन P2 माइनस P1। अब हमें क्या है, T1 पता है, P1 पता है, P2 पता है, UJT भी हमें पता है, तो T2 निकल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। ठीक है, सो क्वाइट ईजी। अब यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मतलब चीज़ों को लिंक करके देखना है। UJT से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में इस टाइम पे होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ मैं आंसर क्वेश्चन को तो कोई दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप पढ़ो थर्मोडायनामिक्स तो आपको इस तरीके से पढ़नी है कि UJT के जो भी फॉर्मूले हैं उसको एक साइड सेग्रीगेट करके लिखो, यानी फॉर्मूला सेग्रीगेशन आपका होना चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम, जो हमारा प्रीलिम्स का है। मेंस के लिए इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मेंस के लिए अंदर तो डेरिवेशंस भी पूछी जाती हैं, मेंस के अंदर तो कंसेप्चुअल भी पूछा जाता है। ठीक है, बट प्रीलिम्स के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम फार्मूलाज। तो आपको फार्मूलाज के ऊपर ध्यान देना है, उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन करना है। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज
ठीक है। वर्क डन के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लिए, ठीक है। फिर हमारा जो आइसोएंथैल्पी प्रोसेस है उसके सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा टेबल विद रिएक्शन, दिस इज़ अ हैबर प्रोसेस इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है और CP हमें दे रखा है। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट 300 केल्विन, ठीक है। तो क्या होगा, देखो डेल्टा H हमारा क्या होता है, डेल्टा CP/DT बेसिकली, CP डेल्टा T, ठीक। अब रिएक्शन के लिए निकालूंगा तो मैं डेल्टा RH, तो हमारा ये भी डेल्टा RCP, रिएक्शन के लिए अलग अलग हमारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, T2 - T1, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये भी 2 टेम्परेचर्स पे होगा, इसका भी डेल्टा होगा, इधर इसका भी चेंज आएगा। तो इसको ऐसे देखो, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको यहाँ से। तो डेल्टा RH कितने पे निकालना है आपको, ध्यान दो, आपको 300 केल्विन पे निकालना है, 300 पे अप्रॉक्सीमेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। T2 - T1 डेल्टा RH, ठीक है। ये जो हमारा दे रखा है 1000 पे, इसमें 273, तो कितना बन जाएगा हमारा 1273, ठीक है। इस पे आपको दे रखा है इज इक्वल्स टू डेल्टा RCP T2 - T1, ठीक है। तो ये हमारा T2 है, ये T1 है, ठीक है। तो ये T2 पता है, T1 पता है। अब डेल्टा RCP निकालना है बस इसमें। डेल्टा RCP हमारा क्या होगा, डेल्टा RCP बहुत सिंपल है, हैबर प्रोसेस के हिसाब से देखो, ठीक है। कैसे देखना है, 2 × CP ऑफ अमोनिया हमें दे रखा है, ठीक है, -3 CP ऑफ H2 -1 CP ऑफ N2। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, डेल्टा RCP निकल जाएगा। डेल्टा RCP निकल गया, ये पता है, T1 T2 पता है, तो हमारा ये निकल जाएगा, ये हमें दे ही रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्टीम इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 200 केल्विन अंडर हाई प्रेशर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एट 1000 जूल ऑफ वर्क। अब इसके लिए 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए एफिशिएंसी के। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय द कार्नोट इंजन डिवाइडेड बाय हीट टेकन, ठीक है, जो Q2 है हमारा, हाई टेम्परेचर जो हीट जिसने उसने कंज्यूम की, इज इक्वल्स टू हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, स्टीम इंजन ऑपरेट, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है। Q2 हमें दे रखा है 1000 जूल्स, ये हमें दे रखा है 1000 जूल्स। हायर टेम्परेचर 300 केल्विन, लोअर टेम्परेचर 200 केल्विन डिवाइडेड बाय 300 केल्विन। तो यहाँ से आप इजीली W निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी, अब हाँ, वन मोर थिंग, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स डिस्कस, मतलब मैं इनका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है कि आपको घर बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर है। अभी अगर आपको कंसेप्ट पता है, आई नो दैट आपको कंसेप्ट पता लग गया है मेरे बताने के बाद, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको बैठ के कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन इज़ ऑल्सो हर्डल। अगर आपको टफ कैलकुलेशन दे दी जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कई बार आ जाती है जेन्युइनली टफ कैलकुलेशन, तो उसको छोड़ देना है, उसको लास्ट में देखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि हाँ आंसर तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, मेरे को करना है, बट योर टाइम इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसीलिए इस पेपर को आप फिर से बैठेंगे इसके बाद और आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम वेयर दिस इज़ द टेम्परेचर एंड दिस इज़ द प्रेशर इज़ गिवन, क्लियर। R हमें दे रखा है, Ln दे रखा है, ठीक है, सिंपल है। एंट्रोपी चेंज निकालना है हमें, एक रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखी है 300 केल्विन 1.20 ATM से 12 ATM तक 100 केल्विन, जहाँ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, जहाँ प्रेशर भी चेंज हो रहा है। अब हमें याद है एक फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा S का, डेल्टा इज इक्वल्स टू NCPM Ln T2/T1 प्लस NR Ln P1/P2, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा S NCVM Ln T2/T1 प्लस NR Ln V2/V1। अब इनमें कौन सा सेट बैठेगा फॉर्मूला, ऑफ कोर्स ऊपर वाला। हमें P1 पता है, P2 पता है, हमें C दे रखा है, T2 पता है, T1 पता है, एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है। और
हमें जो वैल्यूज़ हैं जो T1/T2 की, T2/T1, P1/P2, इनकी वैल्यूज़ भी इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी, 10 आ रही है, 3 आ रही है, तो हमें उसकी लॉग वैल्यू भी दे रखी है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपको लॉग टेबल वहाँ पे देंगे, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं देखना, सब आपको आंसर क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हमें ये देखो, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ del G/T डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमारा क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो आपको क्वेश्चन पेपर में देखते ही आपको टिक मारना है दिस। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन को एटलीस्ट सॉल्व करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डोंट वरी अगर किसी को लग रहा है कि सर ये मुझे नहीं आता है, ठीक है, या ये मुझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप सभी को ये आ जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं ये आया कैसे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो डेरिवेशन है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि और कुछ इसमें है नहीं। तो देखो, हमें दे रखा है G/T, हमें पता है G = H - TS होता है, तो G/T क्या हो जाएगा, H/T - S। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dG/T अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं G/T को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा 1/T dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट में G कांस्टेंट हो जाएगा बाय T², ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब G/T², अब इक्वेशन 1 को मैंने 1/T से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये T² - S/T ये बन गया। अब इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, G/T² को, क्या बना 1/T dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस H/T² प्लस S/T। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू -S। ठीक है, ये कहाँ से आया, कुछ नहीं है। अब G इज इक्वल्स टू H - T, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, कैसे, dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस T के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो S बच जाएगा। अब S को T को कांस्टेंट लिया तो S को कर दो dS/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ये जो हमारे दोनों हैं, ये दोनों ये सेम हो गए। ठीक, क्योंकि वी नो दैट कि हमारा जो QP होता है वो हमारा H होता है और Q हमारा TS के बराबर भी होता है। तो S हमारा वेरिएबल है, T कांस्टेंट है, तो इसके अंदर S आ जाएगा और T बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या -S। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह नोट पूरे की जगह इसकी जगह -S पुट करूँगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या -H/T²। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा था। ठीक है, लेकिन इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं देना है, इतना टाइम आपको एग्ज़ाम में नहीं देना है, आपको देखते टिक मारना है। नेक्स्ट, फॉर मेंटेनिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम शुड बी इन थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल प्रोसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये बहुत आसान है, जो हमारी मैक्सवेल स्क्वायर टेबल है उससे हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको कोई भी कोड से आप याद कर सकते हो। ठीक है, हमने अपने टाइम पे सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड अभी उठा लो। ठीक है, ये जस्ट एक कोड है, ठीक है, किसी को दिल पे नहीं लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे DS है, जो भी हमारे स्टेट फंक्शंस हैं उनको हमेशा <0 होता है हमारा। ठीक है, DS हमारा जो है वो एंट्रोपी है, बट इट इज़ नॉट अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, तो DS हमारा ग्रेटर होगा। DS, अब देखो DS U और V और DS H और P हमारा ऑलवेज <0 होगा, >= 0 होगा, तो ये मेरी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट DU SV, अब DU किसकी बात हो रही है, DU की बात हो रही है S और V। अब DU S और V क्या होगा, <0, यानी कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं GA U, इनके जो साथ साथ वाले जो कोफिशिएंट्स जो हमारे फंक्शंस दे रखे हैं, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पूछा जाए तो <, होगा, अगर हमारा S के बारे में पूछा जा रहा है तो ग्रेटर होगा, बस इतना याद रखना है। अब ये हमारा ग्रेटर है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट A का साथ क्या है, T है, ठीक है, और V है और <, है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर डेल्टा G में हमारा T है और P है और <, है, तो ये भी सही है, यानी कि 1, 3, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा हमारा मैक्सवेल स्क्वायर टेबल से हमें निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स ऑफ गिवन दिस कोड। हमें वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है और हमें ये सब्सटेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो भाई वांट ऑफ फैक्टर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो कितने आयंस में वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, वो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग उसके प्रोपोर्शनल होता है।
तो NaCl का हमारा क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो 2 हो जाएगा। ग्लूकोज हमारा एज इट इज़ 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो डिसोशिएट नहीं होता है आयंस की फॉर्म में, तो इसका 1 रहेगा। K3PO4 में हमारा 3K प्लस और 1PO4 यानी कि 4, तो इसका ये हो जाएगा। H2SO4 यानी कि 2H प्लस एंड 1SO4 माइनस, तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका मैचिंग हो गया। अब आप देख लो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2 component A and B have their pure vapor pressure in the ratio of 1:6 and respective mole fractions। प्योर रेशोज दे रखी हैं P0A P0B that is 1:6, ठीक है, एंड respective mole fractions in the solution in the ratio of mole fractions क्या दे रखी हैं, in the ratio of 1/4, ठीक है। the mole fraction of the component B in the vapor phase will be, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आपको राउट्स लॉ पता होना चाहिए, दूसरा आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पता होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ अ गैस ए, लेट्स से गैस ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन टू द टोटल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। राउट्स लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन देखो अब ये X हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के लिए, और जो ये वेपर की हमारी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, और ये हमारी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ गैसेस के लिए है। तो मान लो हमारे पास 4 गैसेस हैं, ठीक है, उन 4 गैसेस में किसी एक गैस का अगर हमें प्रेशर निकालना है तो उस गैस के अंदर जो गैस ए है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी उसका फ्रैक्शन कितना होगा इनटू उन 4 गैसेस की वजह से टोटल प्रेशर कितना होगा, दैट इज़ PT, ठीक है। तो अब ये गैसेस के बारे में पूछ रहा हूँ, बात कर रहे हैं, तो मैं इसको ना रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ हमारा Y से, ठीक है, गैसेस फेज में YA। और रॉल्स लॉ हमारा क्या है, सॉल्यूशन के लिए है, रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, हमें पता है। तो ये क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A अबव द सॉल्यूशन इज प्योर फॉर्म में उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इनटू उसका जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है, तो ये X हमारा सॉल्यूशन का है। तो हमें सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन दे रखी है, ये हमें दे रखा है, पूछा है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज। तो किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B। तो कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा, इनटू PT इज इक्वल्स टू PB, ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो YB क्या हो गया, PB अपॉन PT क्या हो गया, आप देखो टोटल प्रेशर, 2 गैसेस हैं PA और PB, तो PT हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। तो PT को मैं क्या लिख सकता हूँ, PA क्या है मेरा, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, क्लियर है। तो ये हमारा PT हो गया। ऐसे ही अब इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। तो ये हमारा YB क्या आ जाएगा, PB जो कि हो जाएगा P0B XB अपॉन P0A XA प्लस P0B XB। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ 1/YB तो क्या बन जाएगा, ये P0B कट जाएगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा P0A अपॉन P0B इंटू XA अपॉन XB। ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है, ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको 2 लॉज के बारे में समझना था, दैट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एज वेल एज द रॉल्स लॉ। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, क्लियर है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका आंसर निकाल के कमेंट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, और तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक और जो बचे हुए फिजिकल के क्वेश्चन हैं 2 हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, 2 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट, क्या है, 2 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट X इज़ एडेड टू 1000 ml ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज़ डिक्रीज्ड बाय, वो हमें बताना है, ठीक है। अब इसके लिए आप बताओ कौन सा इसके अंदर हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला हमारा यूज़ होगा, ठीक। तो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि इसमें बात क्या कर रहा है, कितना डिक्रीज़ हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज्ड बाय, वो पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी निकाल सकता है। एंड इसके अंदर हाँ, तो देखो 2 ग्राम सोल्यूट है हमारा, 2 ग्राम सोल्यूट दे रखा है,
ठीक है। तो सोल्यूट की हमारी क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 1000 ml ऑफ प्योर वाटर यानी कि 1000 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, 1000 ग्राम। तो दो कंपोनेंट हो गए, वाटर और हमारा सोल्यूट, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या बोलता है हमारा P0A माइनस P P0 माइनस P इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये एक कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि कितना लोअरिंग हुआ, ये इधर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोल फ्रैक्शन ए की निकल जाएगी, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन पता है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय, मतलब मोल फ्रैक्शन मोल से निकलती है। पहले 2 ग्राम दे रखा है सोल्यूट एक्स, उसका मोलर मास आपको पता है, डिवाइड कीजिए 1000 को 55 से डिवाइड उसके मोलर मास से डिवाइड कीजिए और फिर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन जैसे ही हमारा निकल जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, P0 माइनस पी ए निकालना है। पी ए हमें पता है, तो वहाँ से हम ईजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ये जो वीडियो थी ये मैंने इस पर्पज़ से बनाई है ताकि आप लोगों को कैसे इस एग्ज़ाम के अंदर प्रिपरेशन करनी है उस नज़रिए से मैंने ये बनाई है, ना कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी को मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। टू क्रैक दिस एग्ज़ाम आपको ना सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। कोई कोचिंग या फिर किसी तरह के मतलब सेल्फ सफिशिएंट नोट्स, ये आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक सही स्ट्रैटेजी लेकर के कॉन्फिडेंटली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। इस तरह की जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, ठीक है, वीकली आई यूजुअली अपलोड वीडियोस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, ऑन स्ट्रैटेजी वीडियोस, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। इन डिटेल ऑल्सो वी विल डिस्कस कि जो हमारे वेरी कोर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे डिस्कस करना है, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उनके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप इतना ही देखिए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोर्सेस के लिए मत जाइए, ठीक है। एज़ आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया इसके बाद कि सर मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कैसे मैं प्रिपेयर करूं। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि यू जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट दोज 3 वीडियोज़, मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। एक बार आप उनको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। प्रीलिम्स की आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पूरा आपको बताया कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी प्लीज़ कम टू टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पे जा कर के अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं, ठीक है। इफ़ नॉट अदर्स I'll definitely reply to that and I'll try to solve as much as possible, ठीक है। This is all for today and all the best to you all. Thank you.